क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चेक बाउंस हो जाए, मतलब खाते में पैसे नहीं थे, फिर भी वो जो चेक बाउंस का केस होता है वो खारिज कर दिया जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ऐसा ही किया है। हाँ बिल्कुल। मामला है रेखा शरद उशीर बनाम सप्तशृंगी महिला नागरी सहकारी पत संस्था लिमिटेड। ये 2025 का मामला। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा क्यों हुआ जब चेक तो बाउंस हुआ था। आज की इस चर्चा में ना हम इसी थोड़े पेचीदा लेकिन बहुत जरूरी फैसले की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक छिपा हुआ दस्तावेज और कानून का एक अहम सिद्धांत उसने कैसे पूरा खेल पलट दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 2008 में, जब रेखा उशीर ने सप्तशृंगी सहकारी पत संस्था, ये एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनसे कोई लोन लिया था। हाँ, करीब 12 लाख का लोन था वो। अच्छा। और सिक्योरिटी के तौर पर एक चेक भी दिया था। फिर कई साल बाद 2016 में संस्था ने वही चेक बैंक में लगाया। हाँ, और तब तक अमाउंट बढ़कर शायद ब्याज वगैरह मिला के 27.27 लाख रुपए का हो गया था वो चेक, और वो बाउंस हो गया। हाँ, यहाँ तक तो मामला बिल्कुल सीधा लगता है। चेक दिया, लोन था, बाउंस हो गया। बिल्कुल, और जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, पत संस्था ने मतलब उस सोसाइटी ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत, हाँ, वो चेक बाउंस वाली धारा। जी, उसी के तहत रेखा उशीर पर क्रिमिनल केस फाइल कर दिया, क्योंकि ये सेक्शन चेक बाउंस को एक आप कह सकते हैं दंगनीय अपराध मानता है। लेकिन यहीं पर जैसा हमने कहा, कहानी में एक मोड़ आता है। वो छिपा हुआ दस्तावेज वाला हिस्सा, वो क्या था? हाँ, यही मामला दिलचस्प हो जाता है। हुआ ये कि संस्था ने केस तो फाइल कर दिया, लेकिन उन्होंने कोर्ट को पूरी बात नहीं बताई। मतलब केस फाइल होने के बाद, लेकिन इससे पहले कि रेखा उशीर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करती, उनके वकील ने संस्था को 2 बार चिट्ठियां लिखी। अच्छा, कब? ये नवंबर और दिसंबर 2016 की बात है। और इन चिट्ठियों में ना वकील ने लोन खाते का पूरा हिसाब किताब मांगा था, और उससे जुड़े जो भी कागजात थे वो सब मांगे थे। ये काफी सामान्य प्रक्रिया है वैसे। हाँ, ये तो नॉर्मल है। तो फिर संस्था ने इन चिट्ठियों का जिक्र क्यों नहीं किया अपनी शिकायत में? ये अजीब है। यही यही तो केस का मुख्य मुद्दा बन गया। संस्था ने न सिर्फ इन चिट्ठियों को आप कहिए नजरअंदाज किया, बल्कि कोर्ट में जो शिकायत दर्ज की थी उसमें इनका कोई जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने बस गोलमोल सा लिख दिया कि भाई आरोपी यानी रेखा उशीर, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। पर यह नहीं बताया कि जवाब किस बात का मांगा गया था, या उससे पहले उनके वकील ने क्या जानकारी मांगी थी। अरे, तो एक तरह से उन्होंने इन जरूरी चिट्ठियों के वजूद को ही छिपा लिया कोर्ट से। लेकिन एक मिनट, चेक तो बाउंस हुआ था, ये तो तथ्य है। तो क्या सिर्फ इन चिट्ठियों को छिपा लेने से इतना बड़ा फर्क पड़ गया कि पूरा केस ही मतलब खारिज हो गया? बिल्कुल फर्क पड़ा। और यहीं पे कानून का एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, जिसे कहते हैं क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रिन। क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रिन यानी साफ हाथों का सिद्धांत। हाँ बिल्कुल। इसका आसान सा मतलब ये है कि जो कोई भी अदालत से न्याय या कोई राहत मांगने आए, उसे पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ आना चाहिए। कोर्ट के सामने कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी, जैसे एक बहुत फेमस केस है एसपी चेंगलवारा नायडू बनाम जगन्नाथ, उसमें साफ कहा है कि अगर कोई पार्टी कोर्ट से जरूरी तथ्य छुपाती है या धोखाधड़ी करती है, तो उसका केस रद्द किया जा सकता है। अच्छा, भले ही कागज पर उसका दावा कितना ही मजबूत क्यों ना दिखे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेखा उशीर वाले मामले में इसी सिद्धांत को लागू किया? जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच थी। उन्होंने 26 मार्च 2025 को जो फैसला दिया, उसमें यही पाया। उन्होंने कहा कि पद संस्था ने वकील की उन चिट्ठियों का जिक्र ना करके और उन्हें कोर्ट के सामने ना रखकर जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया है। और ऐसा करके उन्होंने जो शुरुआती मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने केस दर्ज किया था, उनको गुमराह किया, क्योंकि मजिस्ट्रेट को पूरी तस्वीर तो दिखाई नहीं गई थी। यानी कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं देखा कि भाई चेक बाउंस हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल, कोर्ट ने ये भी देखा कि केस की शुरुआत किस नियत से की गई और कैसे की गई, बिल्कुल ईमानदारी थी या नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी आधार पर, यानी तथ्यों को छिपाने और अदालत के साथ आप कह लें साफ हाथों से पेश ना आने के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने पद संस्था की वो आपराधिक शिकायत ही रद्द कर दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब आप किसी पर धारा 138 का केस करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सारे जरूरी तथ्य सामने रखें। आप चुन चुनकर सिर्फ वो बातें नहीं बता सकते जो आपके फेवर में हो। ये तो बहुत बहुत अहम बात है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पत्र संस्था अपने बकाया पैसे वसूल ही नहीं सकती
उनका पैसा तो डूबा ना। नहीं, कोर्ट ने यह भी साफ किया। देखिए, क्रिमिनल केस रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि संस्था अपना पैसा वापस नहीं मांग सकती। वो अब भी दीवानी अदालत में यानी सिविल कोर्ट में पैसे की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। वो रास्ता खुला है। अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का संदेश एकदम साफ था। आप क्रिमिनल कानून का, खासकर धारा 138 का इस्तेमाल सिर्फ पैसा वसूली का दबाव बनाने वाले हथियार की तरह नहीं कर सकते, और वो भी तब जब आपने खुद ही कोर्ट से पूरी सच्चाई छुपाई हो। हाँ, मतलब क्रिमिनल लॉ का मकसद सजा देना है, सिर्फ वसूली एजेंसी बनना नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो इस पूरे मामले से खासकर जो लोग चेक से लेन देन करते हैं या कानूनी मामलों से जुड़े हैं, उनके लिए क्या खास सबक मिलते हैं, क्या टेकअवेज हैं? देखिए, कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली और सबसे जरूरी, अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से जाएं। सारे तथ्य, अच्छे बुरे, सब सामने रखें। कुछ छिपाने की कोशिश बहुत महंगी पड़ सकती है, जैसा इस केस में हुआ। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, चेक बाउंस मामलों में भी अदालतें सिर्फ तकनीकी पहलू नहीं देखती, वो प्रक्रिया की निष्पक्षता देखती हैं। शिकायत करने वाले का आचरण देखती हैं, क्या वो सही नीयत से आया है। तीसरी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, क्रिमिनल केस वसूली का शॉर्टकट नहीं है, खासकर तब जब आप खुद साफ सुथरे ना हो। वसूली करनी है तो सिविल कोर्ट जाइए। सही। और चौथी बात, शायद निचली अदालतों के मजिस्ट्रेट्स के लिए भी एक इशारा है कि सिर्फ शिकायत देखकर ही समन जारी ना कर दें। थोड़ा अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करें, देखें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। बिल्कुल। तो ये थी रेखा उशीर बनाम सप्तश्रृंगी पथ संस्था मामले की पूरी कहानी। एक ऐसा मामला जो हमें याद दिलाता है कि कानूनी प्रक्रिया में सिर्फ नियम कायदे ही नहीं, बल्कि ईमानदारी, सच्चाई ये भी उतनी ही जरूरी है। न्याय की बुनियाद ही सच्चाई पर टिकी है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी पीछे छोड़ जाता है सोचने के लिए कि न जाने कितनी बार कानूनी कार्यवाहियों में इस तरह की जरूरी बातें, जरूरी डिटेल्स या तो नजरअंदाज कर दी जाती होंगी या शायद जानबूझकर छुपाई जाती होंगी। और इसका न्याय मिलने की पूरी प्रक्रिया पर, इंसाफ पर क्या असर पड़ता होगा, खासकर जब मामला सिर्फ कानून के शब्दों का ना होकर उसके पीछे की नियत और सच्चाई का हो। वाकई ये सोचने वाली बात।